नमस्कार साथियों, चैनल हिंदी विषय एवं साहित्य में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। और आज हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल से संबंधित संपूर्ण जानकारी अर्थात उनका जीवन परिचय और उनकी रचनाओं के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। कई दिनों से मैं आपके लिए इस वीडियो को बनाने के लिए शोध कर रही हूँ। शोध इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि बहुत कुछ गूगल पे सर्च कर डाला और बहुत सारी पुस्तकों में से भी आपके लिए यह वीडियो बनाने के लिए विषय सामग्री मैंने ली, क्योंकि अलग अलग जगह अलग अलग डेट लिखी हुई हैं, कन्फ्यूज़न होता है। कहीं जीवन परिचय मिल जाता है तो कहीं केवल रचनाएं ही मिल पाती हैं। संपूर्ण रूप से एक ऐसा वीडियो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहती थी जिसको देखने के बाद आपको का परीक्षा में कोई भी प्रश्न गलत ना हो और शुक्ल से संबंधित संपूर्ण जानकारी को एक ही वीडियो में मैं संकलित कर दूँ। बहुत सारे पेजों पर लिखा, बहुत सारे पेज हटा दिए, अलग कर दिए। फाइनली यह वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए मैं हर्ष का अनुभव कर रही हूँ। हर्ष इसलिए हो रहा है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका परीक्षा में कोई भी प्रश्न शुक्ल जी से संबंधित गलत नहीं होगा और रामचंद्र शुक्ल को आप बेहतर तरीके से जान पाएंगे। हिंदी साहित्य के विद्यार्थी होने के नाते यह आवश्यक है कि रामचंद्र शुक्ल से परिचय हो हमारा। जितना जल्दी आप इनसे परिचय प्राप्त कर लेंगे, सफलता में आपको लाभ होगा। जल्दी सफलता प्राप्त कर लेंगे क्योंकि इनके कथन और पंक्तियाँ बार बार पूछी जाती हैं। आइए देखते हैं रामचंद्र शुक्ल को। पहले जीवन परिचय देखेंगे, किस प्रकार इन्होंने अपनी साहित्य साधना को आगे बढ़ाया, किस प्रकार ये हिंदी साहित्य के इतने महान आचार्य बन पाए, इनकी शिक्षा क्या रही, इनका जीवन काल कैसा रहा, कौन कौन सी रचनाएं इन्होंने लिखी, वह भी जानेंगे। और परीक्षाओं में कौन से प्रश्न इनसे पूछे जाते हैं वह भी हम इस वीडियो में जानेंगे। आइए देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल 20वीं शती के प्रमुख साहित्य इतिहासकार रहे हैं। ये इतिहासकार तो रहे हैं पर कैसे? साहित्य इतिहासकार, समीक्षक, अनुवादक व महान निबंधकार और कोशकार भी यह रहे हैं। हिंदी साहित्य के कीर्ति स्तंभ इन्हें हम कह सकते हैं। युग प्रवर्तक रहे हैं क्योंकि हिंदी गद्य के एक युग को हम शुक्ल युग के नाम से भी जानते हैं, एक काल विशेष को। हृदय से तो ये कवि हैं लेकिन मस्तिष्क से क्या हैं? आलोचक, और यही इनकी विशेषता भी है। आइए जीवन परिचय जान लेते हैं। जन्म हुआ था 4 अक्टूबर 1884 को, मृत्यु हुई थी 2 फरवरी 1941 को। पिता का नाम था चंद्रवली शुक्ल, माताजी का नाम तो यहाँ दिया हुआ नहीं है लेकिन इतनी ही जानकारी कि वे धार्मिक प्रवृत्तियों की महिला थी। पत्नी है इनकी सावित्री देवी। अगोना गांव, जिला बस्ती, यूपी के ये रहने वाले थे। ठीक है, अब देखते हैं कि जीवन कैसे शुरू हुआ। तो 1882 में पिता की नियुक्ति मिर्ज़ापुर सदर में कानूनगो के पद पर हुई। तो क्या हुआ, जब कानूनगो के पद पर इनकी नियुक्ति हुई इनके पिता की 1882 में, तो ये मिर्ज़ापुर आ गए और मिर्ज़ापुर में ही इनका पूरा परिवार आकर बस गया। इस प्रकार ये यहाँ पर आ गए। 9 वर्ष की आयु में माता का निधन हो गया और उसके बाद इनके जीवन में विमाता का आगमन हुआ और जीवन में थोड़े से कष्ट आए जिन्होंने इन्हें समय से पूर्व ही गंभीर प्रवृत्ति का व्यक्ति बना दिया। इनकी पढ़ने लिखने में बहुत रुचि थी, ज्ञान प्राप्त करने में रुचि थी, लेकिन ये जो स्कूली शिक्षा है इसमें इनकी कोई रुचि नहीं थी, इतनी विशेष रुचि नहीं थी। 1898 में मिडिल क्लास इन्होंने पास की। 1901 में इंटर का एग्ज़ाम दिया। गणित में कमज़ोर थे, अनुत्तीर्ण हो गए, या कह लीजिए कि इनकी जो पढ़ाई है वो इंटर में ही छूट गई। ठीक है, तो यानी 12वीं कक्षा तक ये पढ़े थे। यदि आप कहें कि पढ़ाई या डिग्री की, तो इनके पास बहुत बड़ी डिग्रियां नहीं थी, लेकिन इनका मस्तिष्क ज्ञान से भरपूर था, ज्ञान से ओतप्रोत था, ज्ञानी व्यक्ति थे, ये विद्वान व्यक्ति थे। और जो विद्वान होते हैं ज़रूरी नहीं है कि स्कूली शिक्षा ही ले। बहुत से लोग इस पर तर्क करते हैं, इसलिए मैंने ये आपको लाइन बताई है कि स्कूली शिक्षा ही ज्ञान का आधार नहीं हो सकती। 1904 में अब जो जिंदगी में टर्निंग पॉइंट आया इनकी, अब देखिए 1901 में इंटर में गणित में कमजोर होने के कारण अनुत्तीर्ण हो गए। अब इनके पिताजी की सिफारिश से इन्होंने वही न्यायालय में किसी क्लर्क के पद पर नियुक्त करवा दिया, लेकिन इनका मन नहीं लगा वहाँ पे और ये इन्होंने वो नौकरी छोड़ दी क्योंकि मन ही नहीं लगा उस नौकरी में, क्योंकि इनकी जो ज्ञान पिपासा थी वो बार बार अंदर, मतलब इनके हिसाब से, इनके स्वभाव के अनुसार नौकरी न होने के कारण इन्होंने वो छोड़ दी। अब 1904 में मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक नियुक्त हुए। ये इनके जीवन का टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं।
यहाँ पे क्या हुआ, मिर्जापुर के पंडित केदारनाथ पाठक एवं प्रेमघन के संपर्क में ये आए। उसके बाद इन्होंने उर्दू, बांग्ला, संस्कृत और अंग्रेजी का ज्ञान प्राप्त किया। अब देखिए, प्रेमघन से आप परिचित होंगे, ये वही हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, जो कि आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक रहे। भारतेंदु युग के मंडल के जब हम कवि पढ़ते हैं तो उसके अंतर्गत इनको हमने पढ़ा है। इनके फिर साहित्य संपर्क में आके साहित्य के प्रति रुचि जगी और क्या किया, इन्होंने बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। क्योंकि आप तभी आलोचना कर सकते हैं, आप तभी विद्वान बन सकते हैं, जब न केवल हिंदी साहित्य बल्कि अन्य भाषाओं का ज्ञान भी आपको हो। आनंद कादम्बिनी में इनकी रचना और लेख प्रकाशित होने लगे, फलस्वरूप प्रसिद्धि इनकी जल्दी ही चारों ओर फैल गई। फिर 1908 में नागरणी प्रचारणी सभा में हिंदी कोश के सहायक संपादक नियुक्त हुए। क्योंकि इनकी प्रसिद्धि फैल गई लेखों के माध्यम से, इसीलिए नागरी प्रचारणी सभा ने इनको आमंत्रित किया और इन्हें यह पद प्रदान किया। यह पद बाबू श्याम सुंदर दास के कार्य मुक्त होने पर इन्हें, बाद में ये उसमें संपादक भी बन गए, या वहां पे एक और इन्हें पद, प्रतिष्ठित पद प्राप्त हो गया। अब हम सभी जानते हैं, पूछा हुआ प्रश्न इसलिए लिख दिया, काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 ईस्वी में हुई थी और बाबू श्याम सुंदर दास इसके अध्यक्ष थे। उस समय जब इसकी हुई थी ना, तो कई सदस्यों ने मिलकर स्थापना करी थी, तो बाबू श्याम सुंदर दास उसमें प्रमुख स्थान रखते हैं। और मैं आपको बता दूं कि उस सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक भी 1900 में यही थे, बाबू श्याम सुंदर दास। ठीक है, और 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का कार्यभार संभाला। ये सभी प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए, इसलिए साथ के साथ क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि ताकि आपको ध्यान रहे कि बाबू श्याम सुंदर दास की भी पूछी गया प्रश्न के ये क्या थे। तो ये प्रमुखतः आलोचक और समीक्षक थे, पूछा हुआ प्रश्न नेट परीक्षा में, इसलिए बाबू श्याम सुंदर दास के विषय में विस्तार से आपको बताया। बहुत ही विद्वान व्यक्ति हैं ये भी। 1919 में हिंदू विश्वविद्यालय, यानी जो काशी का जो विश्वविद्यालय, उसमें ये प्राध्यापक नियुक्त हुए और 1931 में विभागाध्यक्ष बन गए और 1941 में ही इनका स्वर्गवास हो गया। मृत्यु मैंने यहाँ लिखा था, फिर काट दिया, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि शुक्ल जी मर गए हैं, स्वर्ग में रह रहे हैं, अमर है। ऐसे लोग कभी भी मृत्यु को प्राप्त नहीं होते। आज हम लोग इनको याद कर रहे हैं इतने वर्षों बाद। 1941 में ये स्वर्ग गमन कर गए थे, लेकिन आज हम इनको पढ़ रहे हैं, याद कर रहे हैं, तो ये हमारे बीच अमर हो चुके हैं। ऐसे लोग कभी भी नहीं मरते। सम्मान की यदि बात करें तो इन्हें, इनकी जो निबंध संग्रह है चिंतामणि, उसके लिए हिंदी साहित्य संकलन द्वारा 1200 रुपये का मंगला पारितोषिक इन्हें प्राप्त हुआ, देव पुरस्कार प्राप्त हुआ और काव्य में रहस्यवाद इस निबंध के लिए इन्हें हिंदुस्तानी अकादमी से 500 रुपये का इनाम भी प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार इन्होंने बहुत से सम्मान अपने जीवन में प्राप्त किए। हालांकि ये थोड़े अलग तरीके के, क्योंकि इन्होंने कोई काव्य ग्रंथ नहीं लिखा, तो जो साहित्य अकादमी और ज्ञानपीठ पुरस्कार हैं वो उनकी श्रेणी और इनकी श्रेणी अलग है, क्योंकि ये मुख्यतः आलोचक और निबंधकार रहे। अब प्रमुख ग्रंथों की जब बात करी जाए तो इनके 3 ग्रंथ बहुत प्रमुख हैं। एक है हिंदी साहित्य का इतिहास, एक है दूसरा है रस मीमांसा और तीसरा है चिंतामणि। ये 3 इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित कुछ जरूरी जो प्रश्न पूछे गए परीक्षा में मैं आपको बता दूं। हिंदी साहित्य का इतिहास, इसका प्रकाशन हुआ था 1929 में। ठीक है, अब दूसरा इसका जो संशोधित रूप है, थोड़ा सा कहते हैं, दूसरा प्रकाशन इसमें हुआ था 1940 में। जब प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा तो उसका उत्तर 1929 ही होगा। अब इस ग्रंथ की खासियत यह है कि 1928 में शब्द सागर, जो काशी प्रचारणी सभा से निकलती थी पत्रिका, तो शब्द सागर की भूमिका के रूप में इन्होंने एक लेख लिखा था। ठीक है, तो उन्हीं लेखों को फिर संकलन करके 1929 में हिंदी साहित्य का इतिहास के नाम से प्रकाशित किया गया। 1928 में शब्द सागर की भूमिका के रूप में लेख लिखा, यह प्रश्न पूछा हुआ है। सर्वप्रथम इसी रूप में लिखा था, बाद में यह हिंदी साहित्य का इतिहास एक अलग ग्रंथ के रूप में सामने आया। रस मीमांसा इनका आलोचनात्मक ग्रंथ है और इसका देखिए बाद में इसमें बहुत सारे जो इनके लेख थे उनको मिलाकर, जो आलोचनात्मक लेख थे इनके, उनको मिलाकर इसे प्रकाशित किया गया था। और इनका सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है, हिंदी साहित्य इतिहास में इतिहासकार के रूप में इन्हें स्थापित किया और जो इनकी प्रसिद्धि का आधार है वो है चिंतामणि। चिंतामणि इनका निबंध संग्रह है जो कि 1939 में प्रकाशित हुआ। इसके अंतर्गत कुल इन्होंने 4 भागों में इसका प्रकाशन हुआ है। काफी सारे निबंध इन्होंने लिखे हैं और इसी चिंतामणि के भाग 1 में कविता क्या है
यह सैद्धांतिक आलोचनात्मक निबंध है जो नेट परीक्षा के पाठ्यक्रम में है, यूपीएससी के भी पाठ्यक्रम में है। और दूसरा महत्वपूर्ण निबंध है श्रद्धा एवं भक्ति, जो कि मनोविश्लेषणात्मक पद्धति का निबंध है। ये दोनों ही निबंध चिंतामणि के भाग 1 में संकलित है और उसका संपादन किया है रामचंद्र शुक्ल ने। तो प्रमुख बातें याद रखनी है। हिंदी साहित्य का इतिहास 1929। देखिए रसमीमांसा का मैंने इसलिए नहीं लिखा है, 1949 के करीब इसका संकलन किया गया, तो यहाँ मैंने सन जानबूझ के नहीं लिखा है क्योंकि इसका सन स्पष्ट रूप से नहीं है, बाद में संकलन किया गया इसका। लेकिन हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 और चिंतामणि 1939, ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। दोनों में 10 वर्ष का अंतर है, यानी साहित्य इतिहासकार के बाद निबंध लिखने के बीच में 10 साल का अंतर है। कुछ प्रमुख निबंध हैं जिनके बारे में मैं आपको पीछे मैंने लिख दिया है, विस्तार से अभी पढ़ाऊंगी कुछ समय बाद। लेकिन ये देख लीजिए, ये सैद्धांतिक निबंधों के अलावा भी इन्होंने मित्रता और अध्ययन जैसे विषयों पर भी निबंध लिखे, जो कि काफ़ी सामान्य विषयों पर लिखे हुए निबंध हैं लेकिन काफ़ी चर्चित रहे। अब बात करते हैं, ये हो गई इनकी प्रमुख ग्रंथ। अब बात करते हैं इन्होंने संपादन किन किन का किया। तो इन्होंने हिंदी शब्द सागर कोश जो था उसका संपादन किया, काशी नागरणी प्रचारणी पत्रिका का संपादन कार्य इन्होंने किया, और एक त्रिवेणी के नाम से जान जाते सूर ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली और जायसी ग्रंथावली, इन तीनों कवियों की रचनाओं का भी इन्होंने संपादन किया, जिसे त्रिवेणी के नाम से हिंदी साहित्य में जानते हैं। तो इनके जो, अगर मैं आपको सरल शब्दों में समझाऊं तो इनका जो इन्होंने जो सिद्धांत प्रस्तुत किया उनका आधार भी अधिकतर तुलसी, सूर और जायसी का ग्रंथ ही रहा है। इसी के आधार पर इन्होंने अपने निष्कर्ष भी दिए हैं। अनुदित रचनाओं की मैं बात करूं तो शशांक उपन्यास बांग्ला में रचित था, उसका इन्होंने अनुवाद किया, और अंग्रेजी की भी रचनाओं का इन्होंने अनुवाद किया। वो थी विश्व प्रपंच, आदर्श जीवन, कल्पना का आनंद, मैग्नेस्थीनीस का भारत वर्णन। ये कुछ अंग्रेजी की रचनाएं थी, ग्रंथ थे जिनका इन्होंने अनुवाद किया। अब यदि योगदान की बात करें कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य को क्या योगदान है, तो देखिए इन्होंने वैज्ञानिक आलोचना का सूत्रपात किया। इससे पहले इस तरीके से आलोचना नहीं होती थी। इतिहासकार के रूप में इन्होंने जनता की चित्रवृत्तियों का ध्यान रखा, उस हिसाब से कवियों को भी महत्व दिया। पहले केवल एक कहे परिचय ग्रंथ के तरीके से लिखे जा रहे थे, लेकिन इन्होंने आलोचनात्मक तरीके से हिंदी साहित्य इतिहास को लिखा। हिंदी साहित्य को क्रमबद्ध रूप से इन्होंने व्यवस्थित किया। परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है कि हिंदी साहित्य को व्यवस्थित करने का श्रेय किस ग्रंथकार को दिया जाता है, तो उसका उत्तर है रामचंद्र शुक्ल। साथ ही हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण निबंध भी इन्होंने लिखे और निबंध को एक विशेष गरिमा युक्त शैली, रचना या गद्य विधा इन्होंने बना दिया। शैली की बात करें तो कई शैलियां आपको इसमें देखने को मिल सकती हैं इनकी रचनाओं में, लेकिन प्रमुख 3 रूप से हम इनकी रचनाओं को बांट सकते हैं: आलोचनात्मक, गवेषणात्मक और मनोविश्लेषणात्मक। आलोचनात्मक से मतलब समीक्षात्मक निबंध, ठीक है, जिसमें सैद्धांतिक आलोचना का महत्वपूर्ण निबंध कविता क्या है हम चैनल पे पूरा कर चुके हैं। शोध प्रधान गवेषणात्मक शैली में इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखा है, और मनोविश्लेषणात्मक शैली में इनके मनोविकार, भाव और मनोविकार से संबंधित निबंध हैं, जिसमें कि श्रद्धा एवं भक्ति प्रमुख निबंध है। सिलेबस में है, पढ़ भी चुके हैं चैनल पे। तो प्रमुखता ये है। भाषा की बात करें तो प्रौढ़ है, गंभीरता है इनकी भाषा में, परिष्कृत है, शुद्ध है और संस्कृत निष्ठ या तत्सम शब्दावली से युक्त है, क्योंकि संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी, उर्दू के यह विद्वान थे। इसके अलावा वर्णनात्मक शैली का भी वर्णन देखने को मिलते हैं, कुछ विचारात्मक शैली भी देखने को मिलेगी। सूक्ति परक शैली, जैसे कि विश्वास पात्र मित्र औषधि के समान है, तो ये सूक्ति है, इस तरीके की शैली का भी प्रयोग किया है, और हास्य व्यंग्यात्मक शैली का भी प्रयोग किया है। पर प्रमुख जो शैलियाँ हैं वो 3 हैं: आलोचनात्मक, गवेषणात्मक और मनोविश्लेषणात्मक। आप समझ रहे होंगे पूरे जो इनका साहित्य है इसको 3 शैलियों में हम बांट सकते हैं। ठीक है, आगे अब बात करते हैं जो महत्वपूर्ण होने वाला है, वो है एक निबंधकार के रूप में इनका जो योगदान है हिंदी साहित्य को, उसके विषय में। इन्हें निबंध सम्राट कहा जाता है। जिस प्रकार प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट कहा जाता है, वैसे ही शुक्ल को निबंध सम्राट कहा जाता है। इन्होंने क्या कहा है, पूछी हुई पंक्ति है, निबंध से संबंधित है, इसलिए मैंने यहाँ लिख दी है। यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव है। ये शुक्ल की पंक्तियाँ हैं और बार बार पूछी हुई हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, बात करेंगे चिंतामणि के विषय में। निबंध संग्रह है इनका और नेट परीक्षा में इनके निबंध लगे हुए हैं। चिंतामणि को 4 भागों में प्रकाशित हुआ है।
चिंतामणि भाग 1, इसमें 17 निबंध हैं। इनका संपादन किया है रामचंद्र शुक्ल ने 1939 ईस्वी में। निवेदन में इन्होंने लिखा है, इस पुस्तक में मेरी अंतर यात्रा में पड़ने वाले कुछ प्रदेश हैं। यात्रा के लिए निकलती रहती है बुद्धि, पर हृदय को भी साथ लेकर अपना रास्ता निकालती रहती है। लेकिन इन्होंने समीक्षा तो लिखी है बुद्धि के द्वारा, पर मन पक्ष यानी भावों का भी उसमें विशेष ध्यान रखा है। परीक्षा में पूछी जा सकती हैं पंक्तियां कि ये किस राइटर ने अपनी पुस्तक के विषय में कही हैं, तो चिंतामणि के विषय में इन्होंने कही हैं। अब चिंतामणि में इनके जो 17 निबंध संकलित हैं उनके विषय में भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे यहाँ पे। और इसमें से देखिए, भाव व मनोविकार, उत्साह, श्रद्धा एवं भक्ति, करुणा, लज्जा और ग्लानि, लोभ और प्रीति, घृणा, ईर्ष्या, भय, क्रोध। कविता क्या है? मानस की धर्म भूमि, तुलसी का भक्ति मार्ग, भारतेंदु हरिश्चंद्र। काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्य, रसात्मक बोध के विविध रूप। इस प्रकार इन 17 प्रमुख निबंधों का संकलन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किया था चिंतामणि भाग 1 के अंतर्गत। और आपको बताते हुए ये खुशी हो रही है मुझे कि इसमें से महत्वपूर्ण निबंधों का संकलन भी आपको चैनल पे मिल जाएगा। मैंने उपलब्ध करवा दिए हैं पहले ही, अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है रामचंद्र शुक्ल के निबंध, तो आपके सिलेबस में जो भी निबंध लगे हुए हो आप वहाँ देख सकते हैं। वैसे अभी तक हो सकता है आप ये वीडियो 1 महीने बाद देखें तो और भी मिल जाए, लेकिन अभी तक की बात करूँ मैं तो भाव व मनोविकार पहला निबंध है इनका। ये चैनल पे भी आपको सबसे पहले मैंने पढ़ाया था शुक्ल का। उसके बाद उत्साह, श्रद्धा एवं भक्ति, कविता क्या है, लोक मंगल की साधना अवस्था, काव्य में लोक मंगल की साधना अवस्था, ये सभी निबंध चैनल पे आपको उपलब्ध हैं। प्लेलिस्ट में आप देख लीजिएगा अभी तक नहीं देखे हैं तो। आगे बढ़ते हैं। चिंतामणि भाग 2 में 3 निबंध संकलित हैं। इसका संपादन किया है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने 1945 में। 3 निबंध कौन कौन से हैं? काव्य में प्रकृति दृश्य, काव्य में रहस्यवाद और काव्य में अभिव्यंजनावाद। काव्य में रहस्यवाद के लिए पुरस्कृत हो चुके हैं। काव्य में अभिव्यंजनावाद किसकी है निबंध है? तो ये शुक्ल जी का निबंध है। ये तीनों निबंध शुक्ल जी के हैं, लेकिन संपादन किया है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। तीसरा जो भाग है चिंतामणि का, उसमें 21 निबंध संकलित हैं और संपादन किया है नामवर सिंह ने 1983 में। चौथा भाग में 47 निबंध संकलित हैं और संपादन किया है कुसुम चतुर्वेदी एवं ओम प्रकाश वाल्मीकि ने 2002 में। जैसा कि नामवर सिंह का जब परिचय मैंने आपको दिया था, इससे पूर्व वाला रचनाकार वाले वीडियो में नामवर सिंह से संबंधित आपको पढ़ाया था मैंने, तब भी मैंने कहा था कि शुक्ल से संबंधित कुछ चीज़ों का भी इन्होंने संपादन कार्य किया है। तो वो चिंतामणि भाग 3 का संपादन कार्य नामवर सिंह ने किया है और नामवर सिंह का निबंध संस्कृति और सौंदर्य चैनल पर उपलब्ध है, मैं पढ़ा चुकी हूँ। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो मुझे लगे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं या आपको जानने चाहिए, वो भी मैंने लिख दिए हैं। चिंतामणि भाग 1, इसमें विचार वीथी के नाम से पहले ये 1930 में प्रकाशित हुआ था। किसके नाम? सर्वप्रथम ये विचार वीथी के नाम से 1930 में प्रकाशित हुआ था। बाद में अन्य निबंधों का संग्रह करके इसको चिंतामणि भाग 1 का नाम देके 1939 में प्रकाशित किया गया, 9 वर्ष बाद। जब मैंने आपको कविता क्या है निबंध का अंतिम भाग 7 पढ़ाया था, उसमें भी मैंने नीचे लिखा हुआ था विचार वीथी 1930 में। तो ये इन्होंने पहले ही लिख दिया था, तो विचार वीथी के नाम से पहले प्रकाशित हुआ था। बाद में इसको ग्रंथ के रूप में अलग से और निबंध जोड़ के उसको 1939 में पुनः प्रकाशित किया गया। कविता क्या है निबंध 1909 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। पूछा जा सकता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध, कौन सा निबंध सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ था, कविता क्या है, इसीलिए ये आपके सिलेबस में भी लगा हुआ है। इनका पहला निबंध था साहित्य, तो जो कि साहित्य शीर्षक से 1904 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ था और इनको कलात्मक निबंधों का जन्मदाता भी कहा जाता है। इस प्रकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल से संबंधित संपूर्ण जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दे दी है। अब रही बात इनके प्रमुख कथनों एवं पंक्तियों की, तो इसे आप भाग 1 के रूप में माने। भाग 2 जब मैं इस वीडियो का लेके आऊँगी तो उसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल की प्रमुख पंक्तियाँ एवं कथन होंगे जो परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं या आगामी परीक्षाओं में जिनके पूछे जाने की संभावना है। ये आपको लग रहा होगा कि 5-10 मिनट की विषय सामग्री है, लेकिन ये सारी सामग्री का एक जगह संकलन करने के लिए बहुत ज़्यादा मैंने मेहनत की है, तब जाके मैं इनको अलग अलग शीर्षक के अंतर्गत शैली क्या है, योगदान क्या है, अनुदित रचनाएं कौन सी हैं, रचित ग्रंथ कौन से हैं, तो वो सब करने में काफ़ी टाइम लगा मुझे। तो यदि आपको यह वीडियो पसंद आए आपको, तो यदि आप इसी तरीके के और महत्वपूर्ण वीडियोस चाहते हैं तो
आप इस वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, रेड कलर से ही लगा हुआ, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। अधिक से अधिक अपने मित्रों के लिए इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि परीक्षा आप कोई भी दे रहे हो, रामचंद्र शुक्ल को जानना ज़रूरी है यदि आप हिंदी साहित्य से जुड़े हुए हैं। और जिस तरीके से आप लोगों का लाइक आता है, आप लोगों के कमेंट आते हैं, तो उसी के आधार पे आगे भी आपको इस तरीके के महत्वपूर्ण वीडियो में उपलब्ध करवाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। चैनल पे नेट परीक्षा के सिलेबस में जितने भी निबंध लगे हुए हैं सब के सब हम कर चुके हैं। साथ ही साथ एक निबंध रह रहा है, अभी हो सकता है कल मैं उसको भी डाल दूँ। विवेकी राय जी का जो है उठ जाग मुसाफिर, वो रह रहा है, कल तक उसको भी उपलब्ध करवा दूंगी मैं आपको। और साथ ही साथ प्लेलिस्ट निरंतर चेक करते रहें। आप असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा दे रहे हैं तो छत्तीसगढ़ वाले के भी जितने भी निबंध लगे हुए हैं प्रोफेसर भर्ती एग्जाम में, वो सब भी चैनल पे उपलब्ध है। कुल मिला के बहुत सारी असिस्टेंट प्रोफेसर नेट और यूपीएससी की बहुत सारी सामग्री प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। आप अपने सिलेबस के अनुसार प्लेलिस्ट चेक करते रहें और वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, खुश रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपनों का ध्यान रखें।